हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 अकाउंट्स और आज का टॉपिक है हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, कैश बुक क्या है और इनके फॉर्मेट्स क्या हैं। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। भाई ये अकाउंट कब बनाया जाता है? साल के एंड में बनाया जाता है। 31 दिसंबर को नहीं, क्योंकि उस समय हमारा साल एंड होता है। ये लोग बनाते हैं 31 मार्च को। कंपनीज़ का साल का एंड 31 मार्च होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड इन द कैश बुक। तो पहले इसके लिए कैश बुक बनाई जाती है, उसमें सारे कैश रिसीट लिखे जाते हैं, यानी पैसा कहाँ से आ रहा है। कैश पेमेंट यानी पैसा कहाँ पे जा रहा है, हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें लिखते हैं। इट इज़ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स अंडर वेरियस हेड्स। भाई इसमें जो है समरी यानी शॉर्ट में लिखा होता है कि कैश और बैंक के थ्रू जो ट्रांजैक्शन हो रही है, पैसा आ रहा है जा रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स ऑन डिफरेंट डेट्स विच अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। तो सबसे पहले कैश बुक बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि भाई इसमें एग्जांपल दे रखा है कि हमें सब्सक्रिप्शन मिला है, यानी मेंबर्स लोगों ने हमें ज्वाइन किया और हमें पैसे दिए हैं। तो ये जो है डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का मतलब समझा ना, वो एक रूल पढ़ा होगा आपने, जो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, है ना। तो वो पैसे आएंगे तो डेबिट साइड लिख देंगे। ये कैश बुक की बात है, ठीक है। कैश बुक में डेबिट साइड हमने ये पैसा लिख दिया। शैल बी शोन ऑन द रिसीट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो रिसीट वाली साइड में हम लिखेंगे कि हमें जो है सब्सक्रिप्शन से पैसा मिला है। तो यहाँ दो अकाउंट्स की बात हो रही है। सबसे पहले कैश बुक की बात हो रही है कि सब्सक्रिप्शन जो मिला है वो डेबिट साइड में आएगा। दूसरी रिसीट एंड पेमेंट की बात हो रही है कि यही सेम पैसा हम रिसीट साइड लिखेंगे कि ये पैसा हमें रिसीव हुआ है एज वन आइटम विद इट्स टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट से तरह मतलब है जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें सब कुछ शॉर्ट में लिख देते हैं, सारा टोटल करके कि इतना इतना पैसा मिला है। अलग अलग मेंबर का अलग अलग डेट का नहीं लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। साथ में अगर कैश बुक की बात करी जाए उसकी क्रेडिट साइड की, क्रेडिट साइड में क्या लिखी जाती हैं, जहां हम पैसे किसी और को देते हैं, पेमेंट करते हैं, जैसे किसी को सैलरी दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें कैश बुक में आएगी और क्रेडिट साइड में आएगी। बट द टोटल सैलरी पेड, टोटल रेंट पेड, टोटल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड ड्यूरिंग द ईयर अपीयर ऑन द पेमेंट एंड रिसीट ऑफ द। अब देखो यहाँ पे तो अभी हमने पढ़ा कि कैश बुक में जितनी भी पेमेंट है वो सारी क्रेडिट साइड आएगी, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की अगर बात की जाए तो जितने भी पैसे हम पे कर रहे हैं वो सारी पेमेंट वाली साइड में आएगी, ठीक है। और कैसे आएगी? टोटल सैलरी, टोटल रेंट, टोटल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऐसे मतलब जितने भी हमने चीज़ें पे करी है ना उनको ऐड करेंगे, उन सबका टोटल लिख देंगे। हम ऐसे नहीं लिखेंगे 10 तारीख को भी दिया, 15 को भी दिया, एक बंदे को 16 को दिया, एक बंदे को 17 को दी, नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, अलग अलग मेंशन नहीं करेंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सारी चीज़ें टोटल करके एक बारी में लिख देंगे। दस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिव्स समराइज्ड पिक्चर ऑफ वेरियस रिसीट एंड पेमेंट। सो जो आपका रिसीट और पेमेंट अकाउंट है उसमें क्या लिखी होती है, सारी रिसीट्स और पेमेंट लिखी होती है, यानी पैसे कहाँ से आए, रिसीव हुए, किसको पे करें, लेकिन समराइज्ड पिक्चर। समराइज्ड पिक्चर मतलब है शॉर्ट में, जैसे एक चैप्टर की समरी होती है ना, उसमें हम चीज़ें शॉर्ट में समरी बनाते हैं, ऐसे ही इसमें शॉर्ट में सारे पेमेंट लिखी होती है, irrespective of whether they pertain to the current period, previous period or succeeding period, or whether they are of capital or revenue nature। भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये पैसा पिछले साल का है, इस साल का है, या अगले साल का एडवांस में आ गया है, कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, हमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट दिस अकाउंट डज नॉट शो एनी नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन। भाई नोट करने वाली बात ये है, इसमें नॉन कैश आइटम नहीं आती है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, यानी ऐसी खर्चा नहीं आता है जो कि हम किसी को दे नहीं रहे हैं। अब डेप्रिसिएशन का पैसा हम किसी सामने वाले को पेमेंट नहीं कर रहे हैं उसकी, है ना, उसको दे नहीं रहे हैं वो पैसा, तो वो चीज़ नहीं आएगी। सिर्फ एक्चुअली में जो पेमेंट हुई है ना, सिर्फ वही पेमेंट आएगी, इसके अलावा कोई पेमेंट नहीं आएगी।
द ओपनिंग बैलेंस इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट्स कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक विच इज शोन ऑन इट्स रिसीट साइड। भाई जो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं सबसे पहले। तो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है कि अपने पास अभी कैश कितना है, चाहे अपने हाथ में हो चाहे अपने बैंक में हो, ठीक है। और ये रिसीट साइड लिखते हैं क्योंकि ये पैसा अभी अपने पास है इसलिए रिसीट साइड लिखा है। एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। और हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है, कितना पैसा जो है, कितना बैंक बैलेंस जो है हमारे पास साल के एंड में है, ठीक है। इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, ठीक है। हाउ एवर इट इज़ बैंक ड्राफ्ट एट द एंड इट शैल बी शोन ऑन द डेबिट साइड एज अ लास्ट आइटम। सपोज अपने पास बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, वैसे एक्चुअली में जो ओवरड्राफ्ट होता है उसका मतलब होता है जैसे हमें अगर 5,000 रुपये चाहिए थे तो हमने बैंक से 6,000 रुपये निकलवा लिए, ठीक है। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है तो इसे एंड में जाके लिखेंगे और डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। इसका पैसा जो है हमारे बैंक में आया है, ओवरड्राफ्ट यानी एक्स्ट्रा पैसा आया है हमारे बैंक में। लेट अस लुक एट द कैश बुक ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब गिवन इन द एग्जाम्पल। अब यहाँ पे कैश बुक का कोई एग्जाम्पल दिया है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये आपकी कैश बुक है, यहाँ पे सारे आप डेबिट में, डेबिट साइड सारे रिसीट लिखेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो क्रेडिट में हम सारे पेमेंट लिखेंगे। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम अपना ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ठीक है। वो क्या है, जो आपके पास पैसा है अभी इस वक्त, चाहे बैंक में हो आपके, देखो ये बैंक में है 35,000 और कैश में आपके पास पड़ा है अभी 20,000, ये लिखेंगे। फिर बाकी आप अपनी रिसीट और पेमेंट लिखेंगे। तो देखो जैसे आपको मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिली, उन्होंने आपको पैसा दिया तो आपने लिख दिया। एंट्रेंस फ़ीस आई, लोगों ने लाइफ मेम्बरशिप फ़ीस दी, लोकर का रेंट दिया आपको, लाइफ मेम्बरशिप फ़ीस दोबारा मिल गई है, एक बार पहले मिली थी फिर मिली है। फिर आपको डोनेशन मिला है, सब्सक्रिप्शन एक पुराना है और एक करंट का, सपोज जैसे कि 2 सब्सक्रिप्शन भी हो गए तो ये सारे रिसीट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे पेमेंट देखते हैं, जैसे आपने इंश्योरेंस की प्रीमियम दे दी, प्रिंटिंग वालों को पैसे दिए, पोस्ट करा कुछ उसके पैसे हो गए, टेलीफोन के पैसे हो गए, लोगों को तनख्वाह दे दी, टैक्स भर दिया, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीद ली आपने, या फिर दोबारा से स्टेशनरी का पैसा दिया, दोबारा से कुछ पोस्ट किया। मतलब यहाँ पे कैश बुक के अंदर पता है क्या हो रहा है, चाहे खर्चा 10 बार आए चाहे खर्चा 20 बार आए, हर एक डेट का पैसा अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये बची हुई आपकी कैश बुक है, जैसे एंट्रेंस की फ़ीस दोबारा आ गई, सब्सक्रिप्शन दोबारा आ गए, सब्सक्रिप्शन दोबारा आ गए, सब्सक्रिप्शन दोबारा आ गए, पैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो करती थी उसका ब्याज आ गया, फिर ये सारे रिसीट थे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सारे हो जाएंगे पेमेंट, टेलीफोन का खर्चा, तनख्वाह दे दी, प्रिंटिंग का फिर खर्चा हो गया, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी फीस ले ली, वेजेस एंड सैलरी फिर दे दी, करियर के चार्जेस, टेलीफोन, मतलब चाहे खर्चे बार बार रिपीट हो रहे हैं लेकिन आप फिर भी इनको लिखते जाएंगे ना। लास्ट में मैंने आपको बताया था लेफ़्ट साइड, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ठीक है, और ये इसके लास्ट में आप क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, ठीक है। जो आपके पास लास्ट में पैसा बचा है, जो कि ये पैसा बचा है। चलो अभी हमने पढ़ा था ये कैश बुक का फॉर्मेट, अब हम पढ़ेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। तो सबसे पहले वही ये ओपनिंग बैलेंस आपने लिख लिया। यहाँ पे देखो लेफ़्ट में रिसीट है कि जो पैसा आया है कहाँ से आया है, ये है पेमेंट यानी किस किस को पैसा दिया है। देखो अब सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हमने सिर्फ एक बार लिखी है, अगर आप इनको देखेंगे तो डोनेशन भी हमने एक ही बार लिखी है, जैसे कि और आपको लोकर का रेंट मिला है, चाहे जो भी चीज़ मिली है, यहाँ पे हर चीज़ सिर्फ एक बार मेंशन हुई है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था भाई कि कैश बुक में क्या होता है, हर एक डेट का पैसा अलग से मेंशन किया जाता है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। उसमें अलग अलग डेट का चाहे जितने मर्जी बार पैसा आए, लेकिन उसे टोटल करके लिखते हैं। जैसे न्यूज़पेपर बेचा तो पैसे आ गए, वेस्ट पेपर बेच दिया तो पैसे आ गए, कोई स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिया तो पैसे आ गए, कोई इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट बेच दी तो पैसे आ गए। तो ये सारे रिसीट थे आपके। अब नेक्स्ट साइड में आपके पेमेंट है, जैसे किसी को तनख्वाह दी, वेजेस दे दी। अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे वेजेस दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा, या फिर रेंट दिया, देखो फिर से देखो इसके अंदर रेंट दोबारा रिपीट नहीं होगा। लेकिन कैश बुक में हम बार बार देख रहे थे तो हम बार बार वेजेस दे रहे थे अलग अलग डेट को, तो अलग अलग डेट को बार बार मेंशन कर रहे थे। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं है। ये जितने भी खर्चे हो रहे हैं इधर, ये सारे के सारे खर्चे हम एक ही
बार मेंशन करेंगे टोटल करके। मेंबरशिप फ़ीस आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में हमने क्या लिख दिया, अपना क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। और मैंने जब थियोरी पढ़ाई थी, थियोरी के अंदर हमने पढ़ा था कि बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिखेंगे हम यहाँ पे। हम इसको मेंशन कर रहे हैं, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट को रिसीट साइड है ना, ये लेफ़्ट में अपना रिसीट साइड है। तो रिसीट साइड जो है हम इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट लिख रहे हैं क्योंकि इसमें ये पैसा आपको मिला है बैंक से एक्स्ट्रा, ठीक है। चलो इसे